गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम आज एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज़ है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पता ही है कि लक्ष्मीकांत कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं यूपीएससी की, पर पढ़ना तो है ही, कोई ना कोई तो कंपटीशन की तैयारी हो ही रही है, राइट। जॉब तो सबको चाहिए और उसमें आता है पॉलिटी का सेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है उसको बताने की तो ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पॉलिटी के हर पेपर में अपीयर होते ही हैं, इसीलिए आज हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। गाइस, अब हमने ऐसा क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जो ये चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत की, अगर आप बुक देखोगे काफ़ी मोटी है और उसमें बहुत लेंदी चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजनशिप है और आपका पार्लियामेंट है। ये काफ़ी लंबे चैप्टर्स हैं, इन्हें देखकर हमें डर लग जाता है। तो क्यों ना जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छुटकू से चैप्टर्स हैं, उनसे ही शुरुआत कर दें। तो इसीलिए हम पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो तैयार करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, जो है इलेक्शन कमीशन। गाइस, इलेक्शन कमीशन क्या होता है? चैप्टर नंबर 42। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप बुक भी खोल लें साथ में, अगर नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इस्टेब्लिश कर दिया है। मतलब क्या कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसी है? एक परमानेंट बॉडी, मतलब वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन कल भी था, आज भी है और कल रहेगा भी। ठीक है, एक परमानेंट बॉडी है। दूसरी चीज़ क्या देखिए कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है? इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसको जो काम करना है ये खुद कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और हमने टर्म देखी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के साथ साथ उसी में ही इंक्लूड कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तो इसको जो है कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही एक इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है। मतलब हमारा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये किसने बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है। ठीक है, ये करता क्या है? इट इज़ डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। क्यों बनाया गया इलेक्शन कमीशन? क्या ज़रूरत थी इलेक्शन कमीशन को बनाने की? तो इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाया गया कि जो हमारी पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री में जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री हों और फेयर हों। मतलब कि उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी गलत तरीके से कोई गलत पर्सन इलेक्ट ना हो जाए। ये सारा काम देखने के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। अब इसमें कौन सा आर्टिकल है? क्योंकि बात क्या की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है, और जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कुछ भी दिया है तो उसमें कोई ना कोई तो आर्टिकल आएगा ही, है ना। इतना तो हमें पता ही है। तो इसलिए यहाँ पर भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324। 324 जो आर्टिकल है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस to Parliament, state legislatures, office of President of India shall be vested in the Election Commission। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्या कि आर्टिकल 324 बताता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, उसको डायरेक्ट करेगा, उसमें जो भी डायरेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ कंट्रोल भी करेगा जो इलेक्शन हो रहा है उसको। अब ये बात यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है, जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और आप घूम सकते हो, वो क्या है? बात ये है कि कौन कौन से इलेक्शंस को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है। तो यहाँ पर बात क्या ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट का कोई भी इलेक्शन हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 इलेक्शंस हैं जिसको सुपरवाइज, कंट्रोल और आपका यहाँ पर डायरेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
Thus, the Election Commission is an all India body in the sense that it is common to both central government and state government. अब जैसे कि अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है उसके इलेक्शंस भी देखेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसके भी इलेक्शन देख रहा है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन हमारा ऑल इंडिया बॉडी है, सेंट्रल लेवल पर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ में स्टेट लेवल पर भी काम कर रहा है, इसीलिए कैसी बॉडी है, ऑल इंडिया बॉडी है। हमें एक बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये क्या करेगा, सिर्फ 4 चीज़ों के जो इलेक्शंस है वो देख रहा है, जैसे कि पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्या इतने ही इलेक्शंस होते हैं दुनिया में, इतने ही इलेक्शंस होते हैं हमारी इंडिया में? बिल्कुल नहीं। इलेक्शंस तो हमारे और भी होते हैं, जैसे कि पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, तो इनको कौन देखेगा? जब इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो भाई ये भी बता दिया गया है, क्या बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को नहीं देखेगा। इनके इलेक्शन देखेगा कौन? फिर इनके इलेक्शन देखेगा स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हर स्टेट के अपने अपने इलेक्शन कमीशन होंगे और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो भी इलेक्शंस होंगे उनको कौन देखेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक पर्सन होता है उसी का नाम इलेक्शन कमीशन है, तो बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पर्सन का नहीं है, इसमें कई सारे लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हम अब देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कैसे कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 ही ये बताता है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसमें कौन कौन होगा बताया जाए तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और बाकी और भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका नंबर कोई भी फिक्स्ड नहीं है। वो नंबर कौन प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट जितने चाहें उतने अदर इलेक्शन कमीशन जो हैं कमिश्नर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कौन कौन होता है? तो उसमें होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ में और इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जिनका नंबर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। वो नंबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर दूसरी बात, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये तो पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और दूसरे भी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। नंबर फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। लेकिन इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो भाई इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे आपके दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हों, सबको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, फिर है व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जब क्या होगा, जब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या बन जाएगा? वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, क्या बात की गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन में और दूसरे भी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चेयरमैन बन जाता है इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट after consultation with the election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? तो गाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके अलग अलग रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। रीजनल कमिश्नर्स क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करने के लिए प्रेसिडेंट अलग अलग रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। बात यहाँ पर क्या है कि उनको कंसल्ट करना पड़ेगा पहले, किससे? इलेक्शन कमीशन से। The conditions of the service and tenure of office of the election commissioners and the regional commissioners shall be determined by the president। अब अगर आप ये देखें तो जो conditions हैं
कि सर्विस की कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, उनका क्या टर्म होगा, टेन्योर क्या होगा ऑफिस का, ये सारी कंडीशंस और ये जो टेन्योर है ये भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो जितना भी काम ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है वो हम देख रहे हैं, वो कौन यहाँ पर हैंडल कर रहा है, तो वो कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, चाहे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करना हो, चाहे उनकी टर्म्स फिक्स करनी हो, हर चीज़ में कौन आगे आ रहा है, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आगे कुछ और भी लिखा है, क्या लिखा है कि सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 and till 15 October 1989, Election Commission functioned as a single member body consisting of the Chief Election Commissioner। ठीक है, जब 1950 में ही हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी इलेक्शन कमीशन बना, तो जब ये बना था उससे ले जाकर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, ठीक है, डेट याद रखना क्या है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक आपका जो इलेक्शन कमीशन था इसमें और लोग नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होते थे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होते थे, सिंगल मेंबर बॉडी थी। ओके, फिर क्या था कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद में प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, क्योंकि जो आपकी वोटिंग एज थी उस टाइम पर वो कम कर दी गई थी। अब हुआ क्या, देखो समझो, वोटिंग एज कर दी कम, पहले थी 21 साल के लोग जो थे वही वोट डाल सकते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद में हुआ क्या कि वोटिंग एज जो हो गई वो 18 साल की हो गई, जो कि अभी भी चल रही है। तो जब 21 साल के पहले लोग डालते थे तो कम थे, अब 18 साल से 18 साल वाले लोग भी हो गए इंक्लूड, 19 साल के भी हो गए, 20 साल के भी हो गए और 21 से तो चल ही रहे थे, तो इतने सारे और लोग ऐड हो गए वोट डालने के लिए, है ना। तो क्या हुआ, अब ज़्यादा लोग वोट डालेंगे तो काम भी बढ़ गया, अकेला जो ईसी था वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए क्या करा गया, प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया था। ठीक है, समझ में आया क्यों किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन फंक्शनड एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। उसके बाद से ही 16 अक्टूबर 1989 के बाद से ही फिर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 लोग आने लगे, मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। हाउएवर 2 posts of election commissioners were abolished in January 1990 and the election commission was reverted to the earlier position। फिर से जब जनवरी 1990 आया तो जो 2 और पोस्ट बनाई थी इलेक्शन कमिश्नर्स की वो खारिज कर दी गई और फिर से एक लोग ही इलेक्शन कमीशन में रह गया। फिर से हुआ कुछ, अब क्या हुआ, अगेन इन अक्टूबर 1993 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स। फिर से जब 1990 में पहले क्या किया गया था, खारिज कर दी थी, फिर 1993 में, तो 1993 में क्या हुआ कि 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया गया और उसके बाद से आज तक क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक उसमें चीफ है और 2 अदर हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स and the two other election commissioners have equal powers and receive equal salary allowances and other perquisites which are similar to those of a judge of the Supreme Court। अब आपको बात यहाँ पर याद ये रखनी है कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर दूसरा कोई इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों ही जो तीनों लोग हैं इनको इक्वल सैलरी मिलती है, इनकी पावर भी इक्वल है, जितने अलाउंस वगैरह हैं वो सब इनको इक्वल मिलते हैं। और वो सैलरी किसके बराबर होती है, सैलरी बराबर होती है, जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है उतनी ही सैलरी हमारे ईसी को भी मिलती है। ओके, in case of difference of opinion among the chief election commissioner and or 2 other election commissioners, the matter is decided by the commission by majority। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा तीनों लोग एक बात पर एग्री हो जाएं, सब इंडिविजुअल हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं,
उनमें कोई मतभेद हो गया, वो किसी एक बात पर एग्री नहीं हो रहे हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो फिर डिसीजन होगा मेजॉरिटी से, जिस पर मेजॉरिटी एग्री हो जाएगी वही माना जाएगा। नेक्स्ट इज दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 years whichever is earlier। अब अगर बात करें कि उनका टेन्योर क्या होता है, तो फिर वो 6 साल तक काम करते हैं, और अगर 6 साल अभी नहीं हुए हैं, 65 साल के वो हो गए, तो अब भी वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब क्या है, या तो 6 साल तक काम करेंगे या फिर उनकी एज 65 साल जब हो जाएगी तब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फिर दे कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। लेकिन होता क्या है कि अगर वो चाहें तो अपना टाइम जो उनका है उससे पहले भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं और उनको हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, हमारी इंडिपेंडेंस की नहीं, ईसी की इंडिपेंडेंस की। तो इसमें भी आर्टिकल 324 ही डील करता है। वो क्या बता रहा है, कुछ प्रोविजंस दे रहा है जिससे कि आपका जो ईसी है उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो सुरक्षित रखी जा सके। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो ईसी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो जब इंडिपेंडेंट है तो उसकी आज़ादी को मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ प्रोवाइडेड with the security of tenure. He cannot be removed from his office except in same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court। देखो क्या बोला गया है, आर्टिकल 324 बोलता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। मतलब क्या कि उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट किस मैनर में कर सकते हैं और किस ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, जिस मैनर में और जिस ग्राउंड में हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी बेसिस पर और उसी मैनर में हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। ठीक है। फिर है इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो उसको कैसे रिमूव करा जाएगा? प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेंगे एक रिजोल्यूशन पास करके। ठीक है। To that effect by both the House of Parliament with special majority either on the ground of proved misbehavior or incapacity। मतलब क्या कि प्रेसिडेंट उसको हटाएंगे, एक स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस में, और उस पर मतलब क्या बेसिस होनी चाहिए? तो बेसिस होना ये है कि या तो मिसबिहेवियर करे या फिर वो इनकेपेबल हो जाए, वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक ना रहे। ठीक है। Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑफिस जो होल्ड करता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक करता है या फिर उसका फिक्स्ड टेन्योर है? आपका आंसर ये नहीं होगा कि उस जो प्रेसिडेंट है उनके प्लेजर तक ही ये रखते हैं, ये प्लेजर तक ही इनका टेन्योर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी हमने देख लिया है। ठीक है। फिर द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अगर वो अपॉइंट हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए, उसके बाद में अगर हम चाहें कि उनकी सर्विस की जो कंडीशंस हैं जिनको बताकर उनको अपॉइंट किया गया था उनमें कुछ चेंजेस कर दें, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। हम अब उस जो टर्म्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज हो भी सकती हैं लेकिन ऐसे चेंज नहीं कर सकते जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को कोई डिसएडवांटेज हो, उसका कोई नुकसान हो। ठीक है। उसके डिसएडवांटेज के लिए अगर हम कोई कंडीशन को चेंज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये तो बात हो गई हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन अगर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ कैसे क्या काम करा जाएगा? उनको हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या फिर रीजनल कमिश्नर जो है उसको ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता। कैसे हटा सकते हैं? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर
रिकमेंड कर दे कि उनको हटाना है, तभी उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। Though the Constitution has sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of the Election Commission, some flaws can be noted. ठीक है, अभी हमने देखा कि बहुत कुछ सेफगार्ड करने के लिए काम किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा, उसने पूरी कोशिश की कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके राइट्स सेफ रहें, वो इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शियल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तो गलती रह ही जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई। क्या कमी है वो देख लेते हैं। The Constitution has not prescribed the qualifications of the members of the EC. अब EC में जो मेंबर्स हैं वो उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। ठीक है, तो एक EC अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक्वायर करनी पड़ेंगी, ये बात नहीं बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो टर्म है वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है दोबारा से उन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको फिर से अपॉइंट कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। नाउ वी आर लुकिंग टूवर्ड्स दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ EC। भैया EC जो है बना लिया, लेकिन उसको कुछ ना कुछ पावर तो देनी पड़ेगी, तभी वो काम कर पाएगा। और अगर हमने पावर दे दी तो क्या क्या काम करेगा, अब हम ये देखते हैं। क्या देख रहे हैं कि EC की क्या क्या पावर्स हैं और EC के क्या क्या फंक्शंस हैं। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द EC कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन, with regard to elections to the parliament, state legislatures and offices of president and vice president can be classified into 3 categories। जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं हमारे EC के, किसके रिगार्डिंग, कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, उनको हमने क्या किया है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले कैसी कैटेगरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी है एडवाइजरी, तीसरी है क्वासी जुडिशियल। अब देखते हैं इनको डिटेल में कि कौन कौन सी पावर्स और फंक्शंस हैं। To determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament। मतलब क्या है कि जो हमारी पूरी कंट्री है उसको कई सारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है। हमें पता है ये किसके बेसिस पे, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पे। अब किस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना एरिया आएगा वो डिसाइड करता है हमारा EC। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया कि पूरी कंट्री है, ठीक है, उसको कई सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है। अब वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उसमें कौन सी में कितना एरिया आएगा ये डिसाइड हमारे EC करते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रूल्स हैं उनको तैयार करना है, टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, उनको रिवाइज करते रहना है, और जो नए नए अगर आपके एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबको भी रजिस्टर करते रहना है। ये काम भी EC का। नेक्स्ट, टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शंस एंड टू स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है, इलेक्शन कब होंगे, ठीक है, कैसे कैसे होंगे, और साथ ही साथ में जो नॉमिनेशन के पेपर्स आए हैं उनको चेक करना भी EC का काम है। नेक्स्ट इज टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी है और उनको सिंबल्स भी अलॉट करनी है। देन टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स related to granting of recognition to political parties and allotment of election symbols to them। क्या करना है कि एक कोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये कब करेगा, जब अगर कोई पार्टीज़ हैं
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें लड़ाई हो जाती है, उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किससे रिलेटेड, रिकॉग्निशन से रिलेटेड, या फिर जो सिंबल्स हैं उनको लेकर कोई लड़ाई अगर हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व भी हमारा ईसी ही करेगा। ठीक। नेक्स्ट इज टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस पर इंक्वायरी भी यही बैठा लेंगे, ईसी। ठीक है, फिर है टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब इलेक्शन होंगे तो जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का काम भी इसी का है। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। अब जो इलेक्शन के टाइम पर हम देखते हैं कि जो अलग अलग पार्टीज़ हैं वो अलग अलग अपनी पब्लिसिटी कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, तो वो अपने जो नए नए वादे करते हैं तो वो किस तरीके से उनको जो है पॉलिसीज़ अपनी पब्लिसाइज करनी है, ये इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाते हैं कौन, ईसी। ठीक है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो आपके एमपी हैं उनकी क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इस मैटर पर भी वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट इज to advise the governor on matters relating to the disqualifications of the members of state legislature। तो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके जो मेंबर्स होंगे उनकी क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, इस मैटर पे वो एडवाइस करते हैं आपके गवर्नर को। नेक्स्ट इज टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज। अगर जो पोलिंग हो रही है, ठीक है, वोट पड़ रहे हैं, उस टाइम पर रिगिंग हो रही है, बूथ को कैप्चर कर लिया जहाँ पर वोट पड़ रहे थे, या फिर झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वायलेंस हो गया है, तो वो जो भी पोल्स हैं उनको ये कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब इलेक्शन करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टाफ चाहिए, अब ईसी के पास में तो इतना स्टाफ होता नहीं है, तो वो गवर्नर और प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमें इतना स्टाफ चाहिए, प्रोवाइड करो, और वो लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पूरी देश में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हों, इसके लिए क्या करते हैं, ये इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो सुपरवाइज करते हैं उसको। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब क्या है कि ये बताएंगे, क्या बताएंगे, किसको एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को। कोई एक स्टेट है जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो वहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये बताएंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक। नेक्स्ट इज टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट दैम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। अब क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ये रजिस्टर करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के पर्पस के लिए, और उनको नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का स्टेटस भी देते हैं। ठीक, ईसी। द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन है उसको बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको हेल्प करता है कौन, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हेल्प करते हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विस एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम। टेन्योर के साथ उनको अपॉइंट किया जाता है, और कहाँ से आते हैं वो, सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन। उनको कौन हेल्प करता है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन हेल्प करता है, उनको सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है। एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन है उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेल्प करते हैं, who is appointed by the chief election commissioner in consultation with the state government।
जिसको अपॉइंट कौन करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके, ठीक। बिलो दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हेल्प करता है, तो कलेक्टर हेल्प करते हैं। ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो आपके कलेक्टर हैं वो क्या करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन सब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं और हर पोलिंग बूथ पर वो जो है ऑफिसर्स को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स। जो हमारा ईसी है उसकी क्या विजन है, क्या मिशन है और किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं विजन को। द ईसी ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंसी by enhancing active engagement, participation and deepening and strengthening electoral democracy in India and globally। हमारा जो ईसी है, इंडिया के जो ईसी है, वो एक एक्सीलेंसी के इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो कि ये चाहते हैं कि जो एक्टिव रहे, इंगेजमेंट एक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज रहें, पार्टिसिपेट करें, और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो और मजबूत हो और डीप हो, ठीक है, इंडिया में और साथ ही साथ में पूरी दुनिया में भी। ये इनका विजन है, ठीक। नेक्स्ट इज मिशन। अब मिशन क्या है हमारे ईसी का, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंसी, इंटीग्रिटी, ऑटोनोमी, इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, ethical participation of stakeholders, adopts highest standards of professionalism for delivering free, fair and transparent elections to strengthen the trust in electoral democracy and governance। क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो आप इलेक्शन हो वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इंटीग्रेट हो, ऑटोनोमस हो, एक्सेसिबल हो सबके लिए, हर कोई वोट डाल सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट उसमें डालें, अपना जो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके बाद में हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए इलेक्शंस को जब कंडक्ट करा रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट में लोगों का भरोसा कायम रहे। ये है मिशन हमारे ईसी का। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हमारे ईसी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो टू अपहोल्ड द वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, कैसी वैल्यूज, जैसे कि इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको ये माने, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो हैं इनको अपहोल्ड करके रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कंडक्ट इलेक्शंस विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनोमी, प्रोफेशनलिज्म। जो आपके इलेक्शंस हैं वो अच्छे से हों, ठीक है, फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, अच्छे से इलेक्शंस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज to ensure participation of all eligible citizens in the electoral process in an inclusive, voter-centric and voter-friendly environment। जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो सब पार्टिसिपेट करें जो भी आपके इलेक्शंस होते हैं उनमें, ठीक है। ये भी एक आपका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज टू इंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जितने भी रिलेटेड लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करें। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग स्टेक होल्डर्स, नेमली वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स, people at large, and enhance and strengthen confidence and trust in the electoral system of this country। क्या करेंगे कि लोगों के बीच में, जितने भी लोग हैं कंट्री में हमारे, उनके बीच में इलेक्शंस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्या करना है, जो इलेक्शंस हैं, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उस पर लोगों का भरोसा जीतना है, भरोसा बनाए रखना है।
टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर द इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज। अच्छे से इलेक्शन हो, इलेक्टोरल सर्विसेज अच्छे से डिलीवर हम कर पाएँ, इसके लिए वर्क फोर्स को भी ये तैयार करते हैं। फिर है टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्शंस को स्मूथली कराने के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। जो आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करते हैं। टू स्ट्राइव फॉर अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस फॉर अचीविंग एक्सीलेंसी एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ द विजन एंड मिशन। हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है, वो अच्छे से हम अचीव कर पाएँ, उसके लिए इनोवेशन चाहिए और वो इनोवेशन ये अडॉप्ट करते हैं। To contribute towards the reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing confidence and trust of people in the electoral system of the country। ठीक है, डेमोक्रेसी को भी मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब लोगों के अंदर हमारी इलेक्टोरल सिस्टम पर भरोसा रहेगा तो डेमोक्रेसी भी हमारी स्ट्रांग रहेगी। तो गाइस, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। देखो कितना छुटकू सा चैप्टर था और कितना ईजिली समझ में भी आ गया। तो अब मुझे तो लगता है कि आपको इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आप किसी ने भी इलेक्शन कमीशन का नाम आपके सामने लिया तो आप उसको पूरा चैप्टर समझा दोगे, है ना? आया ना समझ में? तो गाइस, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आपको करना क्या है, जैसे कि हमेशा से करते आए हो, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे वाला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और अगर कोई और क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी को टाइप कर दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। बाय।